नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं टीआई कंपू थाना अमर सिंह सिकरवार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। और आज हम सर से जानने वाले हैं कंपू थाना की कार्यशैली के बारे में, साथ ही उस एरिया को लेकर भी। तो ये बातचीत का सिलसिला सर हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसे में पुलिस सेवा की अगर मैं बात करूं तो कब आपने कैसे सोचा कि आपको इस सेवा के साथ आगे जाना चाहिए? मैडम, मेरी तो बहुत ही एक ऐसी कहानी है। जब मैं 9th में पढ़ता था उसमें मेरी किडनैपिंग हुई थी। किडनैपिंग मीन्स अपन चूंकि यहाँ के रीजन से जो जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे, थोड़ा समझते होंगे कि डकैत किडनैपिंग कर लेते थे, अपहरण करते थे और एक फिरौती पैसे के लिए। तो मैं 9th में यूपी में पढ़ता था। ये इटावा जिले का रहने वाला हूँ मैं, और मेरी किडनैपिंग उस समय हो गई थी। मैं 40 दिन डकैतों के साथ रहा, उसके बाद छूटा। बस उस समय छूटा, और जब वो पुलिस के साथ में डकैतों का जो वो हुआ, डकैत भागते थे पुलिस के साथ में हमेशा। जब भी उनको पुलिस का मूवमेंट दिखता था तो डकैत हमेशा अपने आप को बचाते हुए भागते थे। उस समय मैंने सोचा कि डकैत जो हैं वो पुलिस से ही डरते हैं। वो बस उसी समय से मैंने प्रण कर लिया कि मैं भी पुलिस में ही जाऊंगा। तो उसी समय से मैडम, मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो मेरे जीवन की घटना, मैंने तय कर लिया था 9th क्लास में कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। और बस उसी के बाद फिर अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद मैं पुलिस में फिर अपनी तैयारी की, उससे सब इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुआ जी। और मुझे लगता है आपके जीवन की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मोड़ आपके जीवन में जरूर आता है जो आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा देता है, और ऐसी ही प्रेरणा भरी चीजें आपके आम जीवन में होती होंगी। मतलब सर की अगर हम जर्नी की बात करें तो एक हादसे ने यकीनन उनका माइंडसेट बदल दिया, बहुत सारी चीजें बदली। सर, इसी बदलाव के साथ अगर मैं बात करूं कंपू थाना क्षेत्र की, तो सर हाल फिलहाल अगर हम क्राइम के एस्पेक्ट में बात करें या फिर अलग अलग तरीके से बात करें, तो जानना चाहूंगी सर, अभी बेसिक और सबसे ज्यादा किस तरीके के केसेस कंपू थाने में आ रहे हैं? कंपू थाना बेसिकली ये अपना हॉस्पिटल से इफेक्टेड रहता है। जो जीएच अपना हॉस्पिटल है जी। उसके आसपास का क्षेत्र हमारे में जुड़ा हुआ है। तो वहाँ अधिकतर घटनाएं बाहर के जो पेशेंट्स जो आते हैं, जो एडमिट होते हैं, उनके साथ में कैजुअलिटी होके आती है। तो बेसिकली उससे इफेक्टेड थाना है। इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया, रिमोट एरिया भी हैं हमारे यहाँ जहाँ मारपीट की घटनाएं या छोटी मोटी घटना होती हैं। बेसिकली पुलिस का कंपू थाने में आसपास जो हमारा क्षेत्र है, हर प्रकार का वैसे क्राइम होता है, सभी प्रकार का क्राइम होता है, लेकिन हॉस्पिटल से रिलेटेड ज्यादा रहता है। जी सर, इसी के साथ जानना चाहूंगी, कंपू अगर हम बात करें क्षेत्र की, गर्ल्स कॉलेज जो कि एक सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है ग्वालियर का, केआरजी उसमें आता है, और लगातार महिलाओं के साथ या फिर लड़कियों के साथ कई तरीके की अप्रिय घटना भी होती हैं। ऐसे में पुलिस क्या प्रयास किए जा रही है कि इस तरीके की घटनाएं उस क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में, लेकिन स्पेशली हम केआरजी को अगर टारगेट करें क्योंकि कंपू थाना क्षेत्र के अंदर वो आता है, तो क्या प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके? केआरजी कॉलेज निश्चित रूप से हमारे अंचल का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, और वहाँ पे नियमित हमारा मूवमेंट रहता है। वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो भी वहाँ पे वर्क स्टाफ है, उनसे उनसे लोगों से मैं संवाद करता रहता हूँ। मैडम वहाँ पे प्रिंसिपल, उनसे बात करता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने वहाँ पे एक चौकी गेट पे बना रखी है। वहाँ पर अपना लगातार एक चौकी पे पॉइंट रहता है, जो बच्चियों के या हमारे छात्राएँ जो आती हैं उस समय उनके आवागमन में सुविधा कर सके, और नियमित तौर पे उनसे हमारा वार्तालाप भी होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों से बात करते हैं, और कहीं कोई ऐसी कोई समस्या उनकी आती है तो उसको अपन उनको क्लैरिफाई करते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बात की कि आप समय समय पे बात करते हैं, तो अगर किसी छात्रा के साथ किसी तरीके की अप्रिय घटना होती है, और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आ पाती क्योंकि बहुत सारी चीजों का उन्हें डर होता है, समाज की अगर हम बात करें, सोसाइटी, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीजों से उन्हें डील करना होता है, तो अगर इस तरीके की कोई स्थिति होती है तो कैसे महिला बिना किसी सोशल प्रेशर के पुलिस से संपर्क कर सकती है? इसमें मैडम क्या है कि ये निरंतर संवाद की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स, उनको भेजते हैं। और चूंकि एक महिला से सब कुछ बातें शेयर कर सकती है, तो हमारी अभी एक ऑपरेशन मध्य शासन का एक ऑपरेशन मुस्कान भी चल रहा है, और हमारी सरकार या मध्य शासन समय समय पर ऐसी कई योजनाएं लाता है जिससे हम लोग बच्चियों के पास जाएं और उनसे वार्तालाप करें, उनसे उनके करीब जाएं और उनका विश्वास जीतें। इसी क्रम में अभी ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है। मुस्कान के तहत हम लोग छात्राएं उससे संवाद करते हैं। हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है, वो निरंतर संवाद करती है, जाती है, उनसे बात रखती है, उनकी बातों को पूछती है।
तो ऐसा काम हम लोग निरंतर करते रहते हैं पुलिस की योजनाओं के तहत, जिससे महिलाओं में, बच्चों में या बच्चियों में उनके जो पुलिस के प्रति या समाज के प्रति कोई ऐसी बात अगर मन में छिपा के रखी है तो बताने की कोशिश करें और उनका विचार जानने का प्रयास करते हैं, हम लोग करते रहते हैं। जी, जैसे कि सर परिवर्तन का समय है और नो डाउट पुलिस ने भी अपनी छवि काफी हद तक समाज के सामने बदली है, और इसी बदलाव की बात करूं तो कैसे सर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन किया जा सके, क्योंकि जब तक जनता के साथ तालमेल पुलिस का उस तरीके का नहीं होगा तब तक क्राइम या फिर किसी भी तरीके की किसी को परेशानी है वो खुलकर पुलिस के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है। अभी सोशल पुलिसिंग की बात चलती है आजकल, सामाजिक पुलिसिंग के लिए बेसिक तौर पे सब चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग जगह जगह पर जाना, कैंपिंग करना, लोगों से बात करना, कैंप लगाना और उनकी मीटिंग लेना, ये सब हमारा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इसका स्तंभ है, जिसके माध्यम से भी हम लोग जो भी कैसे जरा जरा किसी की कोई ऐसे कंटेंट्स आते हैं उसके लिए हमारी टीम लगी रहती है। वो उनके जाकर किसी ने कोई ऐसा कंटेंट डाला या कुछ भी आया उनसे बात करेंगे। तो सोशल आज की तारीख में अपन लोग वर्तमान परिवेश में आम आदमी का भय जो पुलिस के प्रति था, तो उसको निकालने के लिए हम लोग निरंतर ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच जाकर के, उनके घर जाकर के, उनसे जिस टाइप से जैसे FIR की पहले बात थाने पे ही होती थी, अब वो थाने पे नहीं होती। अब आप FIR कर सकते हो, अब आप WhatsApp पे भेज सकते हो, आप मेल कर सकते हो। ये सुविधाएं आम आदमी को उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसके तहत पुलिस इन्हीं को पालन करते हुए जैसे बच्चे हैं या वृद्ध हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो थाने नहीं जा सकते, तो वो उनकी सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। इस आलमन हमारे यहाँ एक से चलता था, जिसमें वृद्ध लोगों के घर जाना, वृद्ध लोगों के बारे में मालूम करना, उनका समय, उनको कुछ परेशानी है तो उनके पास जाना। तो ये ऐसी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस की ऐसी कई योजनाएं शुरू हुई हैं, जिसके आधार पर हम लोग आम आदमी के बीच में जा करके अपनी बातें रखना और उनकी बातों को उनसे शेयर करना, उनकी बातों को खुद शेयर करना, उनका एक जो विश्वास जीतना और उनके अंदर जो भय था वो खत्म करना, ये पुलिस लगातार काम कर रही है और निश्चित तौर पे इसमें काफी सुधार हुआ है। जी सर, इसी के साथ बात करूं, दोपहर की जब हम बात करते हैं तो नो डाउट बहुत सारी चीजें बहुत आराम तरीके से चल सकती हैं। मतलब आप किसी से भी अगर दिन में कोई अप्रिय घटना होती है तो आप आसानी से कहीं पर भी जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर लोग उस समय चहल पहल माना जाता है दोपहर के समय की अगर हम बात करें। लेकिन इससे इतर हम सर रात्रि के समय की बात करें, क्योंकि कंपू थाना क्षेत्र अस्पतालों का क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है, तो इस तरीके से कई अलग अलग लोग वहां पे आते हैं। ऐसे में पुलिस की रात्रि के समय में क्या तैयारी है? रात्रि समय में भी हम लोगों का ये एक रोस्टर बना रहता है ड्यूटी के लिए। तो कंपू थाने की चौकी भी एक उसमें GH में बना रखी है, जो वहाँ पे निरंतर 24 घंटे अपने एंटी क्लॉकवाइज 24 घंटे वहाँ पे पुलिस हमारी रहती है। और रात्रि गश्त के लिए निश्चित तौर पर पुलिस निकालते हैं और उनका एक अधिकारी रहता है जो उसको चेक करता है कि पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हम लोग, मेरा स्वयं का ही गश्त रहता है या हमारे सबऑर्डिनेट का रहता है और हमारे सीनियर ऑफिसर भी गश्त में निकलते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, हम लोग एक उसको सिस्टम को सही तरीके से बनाने के लिए 24 घंटे रहे पुलिस की व्यवस्था रहे सुरक्षा के लिए। तो रात में गश्त की पार्टियां निकलती हैं और लगातार एंटी क्लॉकवाइज लोग मूवमेंट करते रहते हैं। जी सर, इससे इतर मैं बात करूं कंपू थाना क्षेत्र की, अभी हमने बात की, लेकिन बात करूं सर रोजमर्रा की लाइफ की, पुलिस की अगर हम ड्यूटी की बात करें काफी तनावपूर्ण है, काफी अलग अलग जगह से हम लोग प्रेशर डील करते हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, अगर युवा पीढ़ी की बात करें, तनाव का जब भी बात आती है, तनाव से रिलेटेड जब हम चर्चा करते हैं तो युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रेशराइज होती है किसी भी चीज का तनाव लेने में बहुत जल्दी, क्योंकि हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए और उसका तनाव कहीं ना कहीं हमारी जीवन में हमें दिखता है। तो ऐसे में कैसे हम अपनी लाइफ में तनाव को मैनेज करेंगे, किसी भी चीज का प्रेशर लेने से पहले बहुत सारी चीजें उन्हें हैंडल कर पाए? देखो, जिसके जीवन में तनाव नहीं है वो सफलता प्राप्त कर नहीं सकता मैडम जी। तनाव तो हर व्यक्ति को होता है, कोई कहीं भी रहे, किसी भी लेवल पे काम करे, अगर वो तनाव नहीं लेगा, हाँ तनाव की एक लिमिट होती है, अगर तनाव उसके लिमिट से क्रॉस कर जाता है तब वो अपने लिए एक बीमारी है या अपने लिए परेशानी का कारण बनता है। अगर कोई भी ऐसे हम लोगों को ड्यूटी के दौरान में छोटी सी बातें आती रहती हैं, हम एक सिस्टम बना हुआ है, एक आरक्षक को सूचना मिली तो वो हवलदार को बताएगा, हेड कांस्टेबल को, फिर मेरे को बताएगा, हमसे डील हो रहा है तो हम ऊपर को बताएंगे। तो एक सिस्टम बना हुआ है और ऐसे किसी भी प्रकार की कोई तनाव कोई भी आता है हम लोगों को तो हम सब लोग एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और एक सिस्टम के तहत हम सब लोग उसको मैनेज करते हैं और उससे कर लेते हैं। अब युवाओं की बात करें, जो कोई व्यक्ति अगर जल्दी प्राप्त करना चाहता है तो वो तो गलत चीज़ है, मैं तो उसको कभी नहीं देंगे, मतलब कभी इस पर बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और ये जो चीज़ जिस लेवल पर प्राप्त होगी उसी तरीके से प्राप्त होगी।
एजुकेशन की बात करें या कोई सफलता की बात करें या कोई समाज में अपन कोई जैसे आपका कोई जॉब है या कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करें, तो उसमें आपको जो समय सीमा है, जो उसका प्रक्रिया है, उससे गुजरना ही पड़ता है। तो उसको प्रक्रिया से गुजरें प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद भी कई बार असफलताएं मिलती हैं, तो उसको भी वो भी आपको एक मोटिवेशन है। अगर कहीं असफलता मिलती है तो वो आपको एक मोटिवेशन के रूप में लेना चाहिए। हमें अगली प्रक्रिया, अगली बार को हमें और मोटिवेशन तरीके से उसको सफलता के लिए कार्य करना चाहिए। और पुलिस में भी यही है कि हम लोगों को चैलेंज आते रहते हैं, हमेशा हमेशा चैलेंज आते हैं। प्रतिदिन प्रत्येक कार्य अलग टाइप का आता है हमारे पास में, हमेशा एक नई इन्फॉर्मेशन आती है और उस पर हमें काम करना होता है। तो हमारा एक टीम वर्क है पुलिस का। पुलिस के लोग सभी टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। हमारे पास में हमारी एक, जैसे मैं थाने का टीआई हूँ, तो हमारे अंडर में 60 आदमी का स्टाफ है, वो सब टीम के रूप में काम करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जब हमें लगता है कि ये इसमें शेयर, तो हमारे पुलिस कप्तान साहब, एसपी साहब हैं या एडिशनल एसपी मैडम, जो भी लोग हैं, ये सब लोग उसमें सहयोग करते हैं और हम लोगों को जहाँ जहाँ सहायता होती है सहायता करते हैं। इस प्रकार से हम सब किसी बड़े से बड़े तनाव को अच्छे तरीके से मैनेज करके काम निकाल लेते हैं। और यकीनन अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। आपके लाइफ में भी कोई ना कोई बड़ा होगा, जैसे कि सर ने बताया, अगर उनके पास कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसा केस आता है जो थोड़ा ज्यादा तनावपूर्ण है, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उससे को लेकर बात करते हैं। तो आप भी अपने घर में बात कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई एक ना एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर होगा जो आपको उस परिस्थिति से निकाल सके। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, एक लंबा सफर आपका मध्य प्रदेश पुलिस के साथ रहा है और हाल ही में 7 वर्षों के बाद, एक अंतराल के बाद, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी फिर से मध्य प्रदेश शासन ने रिलीज की है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, इस समय काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई है और अच्छे से तैयारी करें, निश्चित तौर पर सफलताएं मिलेंगी। और हमारे जो युवाओं को एक जो जो अवसर प्राप्त होगा पुलिस में आने का, जो लोग बड़े इच्छुक रहते हैं, जॉब के प्राप्त करने के लिए भी रहते हैं, और कई लोगों को इच्छा रहती है कि हमें पुलिस में ही जॉब करना है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और बिल्कुल उनको सफलताएं मिले, बस जगह निकल गई हैं, एग्जाम होगा और बहुत जल्दी हमारे युवा इसमें आएंगे। तो ये हमारी शुभकामना है बस जी। तो आगे बढ़ते जाइए, नए इतिहास रचते जाइए, क्योंकि आपकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे युवा थोड़ा नशे की तरफ बढ़ते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से भटक गए हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें अपने सही तरीके से उनको मार्गदर्शन मिले और इस बात नशे से दूर रहें। इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड की बात छोटी मोटी होती है, इसमें भी हमारे आज के लगातार ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं कि कहीं कोई हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारे परिवार का या हमारे रिश्तेदार का, दोस्त का कोई साइबर से ठगी हो गया है। हम लोग सजग रहें। हर जगह जो व्यक्ति जीवन में सजग रहता है, सचेत रहता है, उस व्यक्ति के साथ में घटनाएं नहीं होती हैं। वो कहीं भी हो, किसी प्रकार का भी हो, चाहे वो साइबर फ्रॉड की बात करो या समाज में कहीं रहने की बात करो, जो व्यक्ति सचेत है, सजग है, वो व्यक्ति के साथ घटना नहीं होती। साइबर फ्रॉड में भी कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जो लगातार लोग वो प्रलोभन देते हैं आपको। जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको तमाम प्रकार के प्रलोभन देते हैं। हमें उस प्रलोभन को थोड़ा सा गंभीरता से लेकर के और समझना चाहिए कि ऐसी कोई क्या वास्तविक कोई घटना है, हुई है कि नहीं है, वास्तविक कुछ हुआ है। कई बार कोई एक्सीडेंट के बारे में सूचना देता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। कई बार तमाम प्रकार के निकालते हैं, जिनको वो जो नई चीज़ें याद करते हैं। हमें थोड़ा सा 5 मिनट गंभीरता सोचना चाहिए और उसके बाद आप स्वयं ही निर्णय ले लेंगे। आपको ऐसी सूचनाएं स्वयं से न लेते हुए दूसरे शेयर कर लो, अपने दोस्त से शेयर कर लो, ऐसी सूचना आ रही है, अपने किसी जो पुलिस ऑफिसर उनसे शेयर कर लो, नेटिव पुलिस स्टेशन से शेयर कर लो। एकदम बात मान के और वो पूरी चीज़ें उसको मानते हुए, और लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं। वो अपने एक्सेस रहते हैं अपने मोबाइल में या उसमें, वो अपन खुद दे देते हैं। और जब तक आप नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आपका पैसा नहीं निकलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग सचेत रहें साइबर फ्रॉड के शायद में, या हमारा जो आपका बताया कि नशे के संबंध में या यातायात के संबंध में 2-3 पॉइंट है मैडम, जो ऐसे हैं जो सभी लोग जब उस पर जागरूक होंगे तो अगर के लिए पुलिस व्यवस्था बनाती है यातायात की, संभव नहीं है। यातायात के लिए जब अपन निकलते हैं फील्ड में, तो हमें गाड़ी कैसे चलाना है, कहाँ पार्क करना है, डोर खोलना है गेट का तो कैसे खोलना है, कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, ये सब बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी यातायात व्यवस्था सुधरेगी, जिसमें हमारे पुलिस को बड़ा सहयोग मिलेगा आम पब्लिक से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सब लोग जब भी निकलें तो हेलमेट लगा के निकलें और प्रॉपर यातायात नियमों का पालन करें, जिससे स्वयं सुरक्षित रहेंगे और
हमारा यातायात व्यवस्था सुधरेगी। थैंक बिल्कुल। यू। और शहर हमारा है तो डेफिनेटली जिम्मेदारी भी हमारी है। सर ने बहुत सारी बातें शेयर की और सबसे जरूरी बात, किसी अनजाने कॉल पर तुरंत विश्वास न करें। अपने किसी निजी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके विश्वास पात्र हैं उनसे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। चीजें बदलेंगी, वक्त बदल रहा है, लेकिन थोड़ी सी ठहराव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और इसी ठहराव के साथ आप बहुत सारे फ्रॉड से बच पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके प्रीशियस टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।